कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा लाई कहानियाँ आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ्रांस की बात सुनकर पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नज़र पंक्ति पर गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुबह पंक्ति की वजह से सासू माँ पर गुस्सा किया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि पंक्ति भी हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है, तो सासू माँ को उसे भी थोड़ा प्यार करना पड़ेगा। इसलिए मैं पंक्ति के पास जा रही हूँ उसे सॉरी बोलने के लिए। फ्रांस तुरंत बोला, तुम्हें किसी से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है रोज पीटर। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ न जान, मुझे उसके पास जाने दीजिए। अच्छा, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम मुझे उससे बात तो करने दीजिए। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया तो पंखुड़ी झट से पंक्ति की तरफ चली गई। वही पंक्ति तो चाहती ही नहीं थी कि पंखुड़ी उसके पास आए, क्योंकि अगर पंखुड़ी उसके पास आएगी तो उसे रीवा का काम करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी तो उसके चेहरे पर थोड़ा डर झलकने लगा था। वहीं पंखुड़ी पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, तुमने अभी अभी सासू माँ को देखा क्या? पंक्ति ने अपना सरनामे हिलाया। पंखुड़ी झट से बोली, अगर तुम देख लेती ना तो सच में तुम उनकी दीवानी हो जाती। सासू माँ बहुत अच्छी लग रही थी। अब अगर वो आएंगी ना तो मैं तुम्हें स्पेशली सासू माँ को देखने के लिए लेकर जाऊंगी। पर तुम भी कम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। पंक्ति हल्का सा मुस्कुराई। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं भाभी। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे ये ड्रेस ना इन्होंने दी है, अच्छी है ना? पंक्ति ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया। तभी उसकी नज़र सामने बार काउंटर पर बैठे हुए आश्रय पर गई, जिसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो अपनी गहरी नज़रों से पंक्ति की तरफ देख रहा था, लेकिन जब पंक्ति ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। पंक्ति ने अब प्रांस की तरफ देखा। जहाँ पर प्रांस पहले खड़ा था वहाँ पर वो उसे नज़र नहीं आया, तो उसने राहत की सांस ली और फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आज सुबह हल्दी का फंक्शन कितना अच्छा था ना, लेकिन आप पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो गई थी। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो मैं अपने रूम में थी। पंक्ति थोड़ा नर्वस फील करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रीवा ने जब प्रांस को साइड में जाते हुए देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने पंक्ति के फ़ोन पर एक मैसेज कर दिया। वहीं पंक्ति पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आज सुबह रीवा दी ने कैसे प्रांस भैया को हल्दी से पूरा पीला कर दिया था ना। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, पर रीवा जी ने इन्हें हल्दी कब लगाई? मैंने तो नहीं देखा। पंक्ति झट से बोली, सच में आपने नहीं देखा? लेकिन मैंने तो देखा था। वो क्या है ना, वो दोनों साइड में थे तो शायद आपको दिखाई नहीं दिए होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी को बुरा लग रहा था। वो सोच में भी पड़ गई थी कि आखिर ऐसा कब हुआ। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी पंक्ति का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उस पर आया हुआ मैसेज देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अभी भी मैंने रीवा दी को पीछे की तरफ जाते हुए देखा था और उसके बाद आप मेरे पास आ गई, लेकिन प्रांस भैया तो शायद पीछे की तरफ ही गए हैं। वो दोनों सबके सामने एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा साइड में होकर वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप पीछे की तरफ जाकर देख सकती हैं। उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। अगले ही पल वो चुपचाप पीछे की तरफ चली गई। डांस स्टेज की बैक साइड आकर वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नज़र रीवा पर गई, जो वहाँ साइड में खड़ी थी और इसके बिल्कुल सामने ही प्रांस खड़ा था। रीवा ने प्रांस के सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था और प्रांस का चेहरा उस पर झुका हुआ था। उन दोनों को यूं देखकर पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति रोते हुए खुद से बोली, आई एम सो सॉरी भाभी, मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे ये सब चीज़ें रोकूं। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। दो लड़के वहाँ साइड में खड़े थे। एक के हाथ में ड्रिंक के दो गिलास थे। वो एक गिलास दूसरे की तरफ बढ़ाते हुए बोला,
यार पी ले इसे, अभी जो कुछ हुआ है ना तो वो सब कुछ झट से भूल जाएगा। एक बार ये ड्रिंक तेरे अंदर गई ना, उसके बाद तुझे कुछ याद भी नहीं रहेगा। छोटी सी तो लड़ाई हुई है तेरी गर्लफ्रेंड के साथ, अब उसे लेकर तू कब तक बैठा रहेगा? देखना, ये ड्रिंक पीने के बाद तू सब कुछ भूल जाएगा और फिर खुद उसके पास जाएगा और उसे अच्छे से मनाएगा भी। उसकी बात सुनकर पंक्ति अपना दिमाग चलाने लगी थी। वो झट से उन दोनों के पास आई और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या ड्रिंक पीने से इंसान अभी अभी जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाता है क्या? वो लड़का पंक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ भूल तो जाता है। जैसे ही उसने कहा, पंक्ति ने उसके हाथों से वो दोनों ड्रिंक के गिलास लिए और अगले ही पल वहाँ से पीछे की तरफ भाग गई। जैसे ही वो पीछे की तरफ आई, उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो आगे प्रांस की तरफ जाने वाली थी, लेकिन पंक्ति उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, भाभी आपको भैया के पास जाना है ना तो आप चली जाइएगा, लेकिन पहले आप ये पी लीजिए, इसे पीने से आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। भैया से लड़ाई करने में आपको थोड़ा डर लगता है ना, तो इसे पीने से आपका डर दूर चला जाएगा। आप भी ये पी लीजिए और मैं भी ये पी लेती हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने कुछ पल उसे देखा और फिर चुपचाप वो ड्रिंक गटक ली। पंक्ति ने भी वो ड्रिंक जल्दी से पी ली थी ताकि अभी अभी उसने जो कांड किया है वो उसे भूल जाए। पंखुड़ी ने जैसे ही वो ड्रिंक खत्म की, अचानक से ही उसे हिचकी आई और अगले ही पल उसने जोर से वो गिलास नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। गिलास टूटने की आवाज़ जैसे ही प्रांस को आई, उसने सामने की तरफ देखा। सामने पंखुड़ी और पंक्ति को देखकर वो हैरान रह गया। अगले ही पल उसने जोर से रीवा को धक्का दिया। उन दोनों के बीच कोई स्पेशल मोमेंट नहीं चल रहा था, बल्कि रीवा प्रांस को इरिटेट कर रही थी। प्रांस अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन पर बात करने के लिए पीछे की तरफ आया था और रीवा उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। वो यहाँ पर आकर भी उसे इरिटेट कर रही थी और प्रांस सिर्फ और सिर्फ उसे जलील कर रहा था, लेकिन रीवा ठहरी हद दर्जे की बेशर्म। वो अपनी इंसल्ट को भी उसके करीब होकर सुन रही थी। प्रांस अब जल्दी से पंखुड़ी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये गिलास क्यों तोड़ा? अभी वो बोल ही रहा था कि पंखुड़ी ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और फिर उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप समझते क्या हैं खुद को? प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने कुछ पिया है क्या रोज पीटर? उसकी बात पर पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, पहले मैंने आपसे जो पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। प्रांस उसकी मुस्कुराहट देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने एक नज़र पंक्ति की तरफ देखा। पंक्ति की आंखें गोल गोल घूम रही थी और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हिल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रांस ने उसे घूरा वो एकदम से स्टैच्यू पोजीशन में खड़ी हो गई। वहीं पंखुड़ी प्रांस को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर राणा, आप खुद को समझते क्या हैं? उसके मुंह से अपने लिए मिस्टर राणा सुनकर प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से से बोला, पहले तुम बताओ तुम खुद को क्या समझती हो? उसके सवाल पर पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं खुद को क्या समझती हूँ? मैं खुद को कैटरीना कैफ समझती हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि कैटरीना कैफ से भी ऊपर। और अब ये कैटरीना कैफ आपके साथ डांस करना चाहती है। ये बोलते हुए उसने प्रांस की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। पंक्ति मुँह बनाते हुए बोली, मुझे भी डांस करना है, लेकिन आश्रय जी तो मेरे साथ डांस ही नहीं करते। शायद मैं कैटरीना कैफ नहीं हूँ इसलिए, पर मुझे भी डांस करना है। मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे साथ कैसे डांस नहीं करते। ये बोलकर वो आगे की तरफ आई। उसकी नज़रें उस बार काउंटर पर गई जहाँ पर उसने पहले आश्रय को देखा था। उसे देखते हुए वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसके बदले हुए रंग ढंग देखकर आश्रय की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, क्या है, यहाँ क्यों आई हो? पंक्ति मुस्कुराई और बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना आश्रय जी? उसकी बात सुनकर आश्रय तुरंत बोला, कितनी बार कहूँ तुमसे, बार बार एक ही बात कहता रहूँ क्या? एक काम करता हूँ, तुम्हें आखिरी बार अच्छे से बता ही देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। ये बोलकर वो अपनी चेयर से नीचे उतरा और अगले ही पल उसने पंक्ति को उसके कंधों से पकड़ लिया। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम जैसी लड़की से प्यार करना तो दूर की बात, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मुझ जैसी लड़की?
मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है आपका आश्रय जी? मुझ जैसी लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए डांस फ्लोर की तरफ चली गई। आश्रय उसकी तरफ देखता ही रह गया। पंक्ति ने कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। उसने पंक्ति की तरफ देखा जो डांस फ्लोर की तरफ जा रही थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खुद से बोला, पंक्ति ने ड्रिंक की है? ओ गॉड, पहले भी नशे में इतना बड़ा कांड कर दिया इस लड़की ने, और अब एक बार फिर से। नहीं, इस बार मैं इसे कोई कांड नहीं करने दूंगा। अगर इसने राणा फैमिली की इज्जत खराब करने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर वो जल्दी से उसके पीछे पीछे आया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस पंखुड़ी को रोक रहा था क्योंकि वो समझ चुका था पंखुड़ी नशे में है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम डांस नहीं करोगी रोज पीटल? फिलहाल तुम डांस करने की हालत में नहीं हो। तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए जब उसने उसे पीछे की तरफ खींचना चाहा, पंखुड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने प्राण से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आपको मेरे साथ डांस नहीं करना। इट्स ओके जान, लेकिन मैं तो डांस करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो भी जल्दी से डांस फ्लोर की तरफ भाग गई। तभी अचानक से डांस फ्लोर पर अंधेरा हुआ। पंखुड़ी और पंक्ति दोनों एक साथ डांस फ्लोर की तरफ आई और आपस में टकरा गई। उनके टकराते ही अचानक से लाइट ऑन हुई और फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तेरे ना दिया घुमन पे गैया, तू चंडीगढ़ तो ही आई नहीं। वहीं प्रांस और आश्रय की नजरें एक दूसरे की तरफ गई। पंखुड़ी और पंक्ति बेशक से नशे में थे, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से अपने होश में थे और उन दोनों को डांस फ्लोर पर देखकर वो दोनों समझ गए कि अब वो दोनों आसानी से उन्हें डांस फ्लोर से नीचे नहीं लेकर आ सकते। इसलिए उन्हें भी उनका साथ देना होगा और फिर उन्हें आराम से डांस फ्लोर से नीचे लाना होगा। इसलिए वो दोनों भी तुरंत डांस फ्लोर पर आए। प्रांस पंखुड़ी के पास आया और आश्रय पंक्ति की तरफ बढ़ गया। प्रांस पंखुड़ी के सामने खड़ा हुआ उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और उसका एक हाथ पंखुड़ी की कमर पर था और दूसरा उसकी ठोड़ी के नीचे। प्रांस पंखुड़ी की तरफ घूर कर देख रहा था और आश्रय की नज़रें पंक्ति पर टिकी हुई थी। लेकिन अब पंखुड़ी और पंक्ति दोनों ने एक साथ उन दोनों के सीने पर अपना हाथ रखकर उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया और फिर खुद आगे चलते हुए आई। उनकी चाल इस वक्त बेहद कातिलाना थी। दोनों ने पलटकर पीछे की तरफ देखा और फिर सॉन्ग के रिलिक्स के साथ साथ डांस करते हुए डांस स्टेप करने लगी। उन दोनों कपल्स को डांस करते हुए देख सब लोग जोरों से सीटियां बजा रहे थे। परीक्षा तनिष्क की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे, आश्रय भाई जल्दी ही अपना गुस्सा छोड़ देंगे। देखा आपने कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ मुझे से डांस कर रहे हैं। तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, इवन मैं खुद सॉफ्ट हूँ परीक्षा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पंक्ति का ये रूप भी देखूंगा। कितना खुलकर वो डांस कर रही है। यू नो वाट, आज तक उसने कभी ऐसे डांस नहीं किया। उसकी बात सुनकर परीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। देखना आश्रय भाई के साथ पंक्ति अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जिएगी। उन दोनों के पीछे खड़ी रीवा उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जिएगी माई फुट। वहीं दूसरी तरफ रिया तंस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस करना है तंस, प्लीज़ हम दोनों भी डांस फ्लोर पर चलें क्या? उसकी बात सुनकर तंस मुस्कुराया और अगले ही पल उसने रिया का हाथ पकड़ा और वो भी डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उन दोनों को डांस फ्लोर पर जाते हुए देख अब परीक्षा ने तनिष्क की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए डांस फ्लोर पर ले गया। चारों कपल्स बेहद खूबसूरती से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। डांस से ज़्यादा उन लोगों के बीच फन एंड एंजॉयमेंट चल रहा था। हर कोई एक दूसरे को अपना स्वैग दिखा रहा था। तनिष्क और परीक्षा के साथ रिया और तंस दोनों आगे की तरफ थे। परीक्षा और रिया अपनी कमर को मटका रही थी और तनिष्क और तंस उन दोनों का चेहरा उन दोनों की कमर पर झुका हुआ था। मैनू काला चश्मा जसदा है, जसदा ए गोरे मुखड़े पे। तभी उन चारों को रियलाइज हुआ कि उनके पीछे से आश्रय पंक्ति और प्रांस पंखुड़ी तो गायब ही हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना डांस कंटिन्यू रखा और बाकी सब भी उनका डांस अच्छे से देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आश्रय पंक्ति का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ लेकर आया जहां पर गेस्ट रूम बने हुए थे। उसने पंक्ति को एक रूम में लाकर दरवाज़ा बंद किया और अगले ही पल गुस्से से पंक्ति को देखने लगा।
पंक्ति अभी भी हल्का हल्का खुद को मूव कर रही थी। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे डांस फ्लोर पर जाना है आश्रय जी, मुझे डांस करना है। कितने बुरे हैं आप, ना मुझे डांस करने देते हैं और ना ही मुझे प्यार। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय बिल्कुल उसके सामने आया और गुस्से से बोला, चुप, बिल्कुल चुप पंक्ति, वरना अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब तक मैं तुम्हारे साथ डांस इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं सबके सामने था, वरना जो हरकत तुम कर रही हो ना, सच में मेरा मन कर रहा है एक लगाऊं मैं तुम्हारे कान के नीचे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ड्रिंक करके इस तरह से डांस फ्लोर पर जाने की। उसकी डांट सुनते हुए पंक्ति ने क्यूट सा फेस बनाया। उसने अपना लोअर लिप हल्का सा बाहर की तरफ निकाल दिया था। एक पल के लिए आश्रय का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से भड़कते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। यू नो वाट, जब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें देखा था तो मुझे सच में लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो, लेकिन अब तुम्हारा ये रूप देखते हुए तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे जाल में फंस सकता हूँ। उसकी ये बातें सुनते हुए अब पंक्ति का चेहरा और भी ज़्यादा मायूस हो गया, लेकिन वो नशे में थी इसलिए रो नहीं रही थी। आश्रय का गुस्सा अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने पंक्ति का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, अब जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर बैठी रहोगी। खबरदार, अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की तो। ये बोलकर वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वहाँ से जाने लगा, लेकिन पंक्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने एक झटके से आश्रय को अपने ऊपर खींचा तो आश्रय खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा पंक्ति के ऊपर जाकर गिरा। पंक्ति ने हल्की सी दर्द भरी आह भरी। उसके हाथ आश्रय की पीठ पर थे, वहीं आश्रय का चेहरा पंक्ति के सीने पर था। उसकी गर्म सांसें पंक्ति के सीने पर थिरक रही थी। उसने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। पंक्ति ने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। उसने अब अपने दोनों हाथ आश्रय के चेहरे पर रख दिए और फिर प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आपकी पंक्ति नहीं बदली है आश्रय जी, आप बदल गए हैं। आप पहले उस पर ट्रस्ट करते थे, आपको लगता था आपकी मिस इनोसेंट सच में इनोसेंट है, लेकिन अब मैं आपको इनोसेंट नहीं लगती। आपको कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या बीत रही है आश्रय जी, पर ट्रस्ट मी, मैं अभी भी आपकी मिस इनोसेंट ही हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने तो कहा था मुझे कि प्यार मत करो, लेकिन मुझे फिर भी हो गया और अब मुझे नहीं पता मुझे खुद को कैसे संभालना है, अपने प्यार को कैसे संभालना है। पर आई नीड यू आश्रय जी, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये सब बोलते हुए पंक्ति की आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। आश्रय भी कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो साइड हटता उससे पहले ही पंक्ति उसे किस करने लगी। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए जा रही थी। आश्रय की आंखें भी एक पल के लिए बंद हो गई थी। जैसे जैसे पंक्ति उसे किस करती जा रही थी, वैसे वैसे आश्रय भी जैसे खुद पर कंट्रोल खो रहा था। उसके हाथ पंक्ति की कमर पर थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की तरफ आने लगे और उसने अपना एक हाथ पंक्ति की गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर ऊपर की तरफ लगा दिया। अब तक पंक्ति उसे किस कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आश्रय ने भी उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। और फिर एक पल ऐसा आया जिसमें आश्रय पूरी तरह से पंक्ति पर हावी हो चुका था। वो बड़े ही शिद्दत से उसे चूम रहा था। पंक्ति ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ वो आश्रय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आश्रय उसमें इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि अब उसने पंक्ति का हाथ छोड़ दिया और पंक्ति के दोनों हाथ अब आश्रय की पीठ पर आ गए। पंक्ति इस वक्त नशे में थी, लेकिन आश्रय पूरी तरह से होश में था, पर वो इस पल में खो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ जान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे सासू माँ के पास जाना है, लेकिन आप मुझे पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। छोड़िए मुझे, गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए, मुझे मेरी सासू माँ के पास जाना है। प्रांस ने फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर पंखुड़ी अपनी सीट पर लेटी हुई ही ये सब कुछ बोले जा रही थी। वो ना ही गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और ना ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, बस सीट पर लेटी हुई इधर उधर पैर मारे जा रही थी। उसे देखते हुए प्रांस ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला,
थैंक गॉड मैं पीने के बाद इस तरह से बिहेव नहीं करता। बट वाट, अगर मैं इस तरह से बिहेव करता तो मेरी बीवी मुझे एक ही दिन में छोड़कर चली जाती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। वो पंखुड़ी के साथ रोमांस करना चाहता था और पंखुड़ी उससे शिकायत भी कर रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करता। इसलिए प्रांस ने भी सोच लिया था कि वो आज उसे अपना प्यार अच्छे से दिखाएगा। इसलिए वो उसे लेकर फार्म हाउस में आया था। जैसे ही उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में पहुंची, पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, क्या मैं सासू माँ के पास पहुंच गई? और मेरी सासू माँ कहाँ हैं? सासू माँ, आप तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही। आप मेरे साथ आँख मिचौली खेल रही हैं क्या सासू माँ? ओ सासू माँ। ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर लेटी हुई ही एक बार फिर से अपने हाथ पैर चलाने लगी थी। उसे देखते हुए प्रांस को हंसी आ रही थी। वो सीट पर बैठा हुआ ही पीछे की तरफ हुआ और बोला, तुम्हें पीने के बाद भी तुम्हारी सासू माँ चाहिए? यू नो वाट, मैंने सुना है पीने के बाद लोगों को रोमांस करने का मन करता है, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसे अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी सासू माँ चाहिए। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत क्यूट हैं और आप एक नंबर के खड़ूस हैं। आपको पता है आप कितने ज़्यादा खड़ूस हैं? नहीं, आपको नहीं पता, आप पूरे 5 किलो खड़ूस हैं। ये बोलते हुए अब वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। प्रांस तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। इससे पहले कि पंखुड़ी उसकी और ज़्यादा तारीफ करे, वो उसे रूम में ले जाना चाहता था ताकि जल्दी से जल्दी उससे प्यार करना शुरू करे और फिर जो पंखुड़ी की शिकायतें हैं वो सारी दूर हो जाए। वो पंखुड़ी में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसके सामने की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर एक गाड़ी और खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले ही राणा मेंशन से उधर आई थी, जिसमें प्रलय और सृष्टि थे। गाड़ी से बाहर निकलकर प्रांस ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला और फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आओ आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूँगा। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में आप मेरी सारी शिकायतें दूर करोगे? प्रांस मुस्कुराया और बोला, हाँ, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, कहाँ कहाँ प्यार करोगे? प्रांस हंसा और बोला, अब मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं कहाँ कहाँ प्यार करूँगा, पर जहाँ भी करूँगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे। पंखुड़ी झट से बोली, तो फिर मैं भी आपको प्यार करूँगी, आप मुझे करने देंगे ना? ये बोलते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो तो चाहता ही था। उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और बोला, तुम मेरी जान हो, तुम मुझे जैसा प्यार करना चाहो वैसे प्यार कर सकती हो रोज पीटल। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर मेरी रोज पीटल मुझे बेइंतहा प्यार करेगी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने उसकी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और बोली, सच में? प्रांस ने अपना चेहरा हामी हिलाया। वहीं दूसरी तरफ अंदर मास्टर बेडरूम में, जहां पर फिलहाल प्रलय और सृष्टि थे, सृष्टि इस वक्त ब्लैक कलर की एक नाइटी पहनी हुई थी और हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और सामने प्रलय शर्टलेस बेड पर बैठा हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था और वो अपनी गहरी नज़रों से सृष्टि को देख रहा था, जो उसके सामने ही खड़ी थी और अभी अभी उसने म्यूज़िक ऑन किया था। उसे डांस का मूव करते हुए देख प्रलय के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वहीं जैसे ही प्रांस ने म्यूजिक की आवाज़ सुनी वो हैरान रह गया। तभी एक आवाज़ वहाँ पर ज़ोरों से गूंजी, सासू माँ। उस आवाज़ को सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि को तो जैसे वो आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, लेकिन अब एक बार फिर से वो आवाज़ गूंजी, सासू माँ आप यहाँ पर हैं ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। देखिए ये मुझे आपके पास नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन मैंने भी इन्हें मज़ा चखा दिया, इन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया। अब ये हिम्मत नहीं करेंगे मुझे आपसे अलग करने की। ये बोलते हुए उसने पलटकर पीछे प्रांस की तरफ देखा, जो सच में नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ पंखुड़ी को देख रहा था। पंखुड़ी जिस तरह से उसे धक्का मार कर गई थी, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी रोज पीटल ऐसा भी कुछ कर सकती है। वहीं प्रलय का दिमाग घूम चुका था। सृष्टि प्रांस को अपनी सौतन महसूस हो या ना हो, लेकिन प्रलय को पंखुड़ी कबाब में वो हड्डी लग रही थी जो बार बार उनके रोमांस में टांग अड़ाने आ जाती थी। वहीं पहले तो सृष्टि को पंखुड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन अब उसे पंखुड़ी की आवाज़ अच्छे से सुनाई दी। और पंखुड़ी की आवाज़ सुनते हुए ही वो दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, बहू रानी, ओ बहू रानी, तुम यहाँ? तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाई ना, इसलिए यहाँ पर आ गई।
तुम रुको, मैं भी तुम्हारे पास आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। प्रलय एकदम हैरान रह गया। सृष्टि इस वक्त नाइटी में थी तो वो ऐसे कैसे सृष्टि को बाहर जाने दे सकता था। वो जल्दी से आगे की तरफ आया और उसने सृष्टि के पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रेखा। सृष्टि गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे मेरी बहू रानी के पास जाना है। प्रलय जल्दी से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या यूनिवर्स? तुम अपनी हालत देखो, क्या तुम्हारी हालत है बाहर जाने की? बाहर पंखुड़ी अकेली नहीं होगी, प्रांस भी होगा उसके साथ। तुम ऐसे कैसे उन दोनों के सामने जा सकती हो? सृष्टि तुरंत बोली, क्यों, ऐसे जाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरी बहू रानी के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे मेरी पंखू के पास जाना है। प्रलय फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, मैंने अपने तीनों बच्चों को अपने रोमांस में टांग अड़ाने नहीं दी, लेकिन मेरी इस इकलौती बहू ने इन तीनों की कमी अच्छे से पूरी कर दी। सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार, अगर आपने मेरी बहू रानी के बारे में कुछ भी कहा तो। पंखुड़ी दरवाज़ा बजाते हुए बोली, दरवाज़ा खोलिए ना सासू माँ, क्या आप भी मुझसे प्यार नहीं करती? क्या कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता? ना मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, ना मेरी सासू माँ मुझसे प्यार करती हैं। अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे मेरे घर जाना है। उसकी बात सुनकर सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने अपने घर जाने की बात की पंखू, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम मेरे पास आओ। ये बोलकर वो दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं प्रांस ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था। अब उसे हद से ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि वो पंखुड़ी को लेकर फार्म हाउस पर क्यों आया। इससे अच्छा तो वो उसे घर पर ले जाता, अपने रूम में, जहाँ पर कम से कम उसे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। उसने जल्दी से आकर पंखुड़ी को पीछे की तरफ खींचा और बोला, क्या करती हो तुम रोज पीटल? चलो यहाँ से, तुम ऐसे ही मॉम डैड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। उसके मुंह से डिस्टर्ब शब्द सुनकर ही पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया और वो जोरों से रोते हुए बोली, सासू माँ, ये देखो आपके बेटे मुझसे क्या कह रहे हैं। ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सासू माँ? वहीं सृष्टि, जो पूरी तरह से प्रलय की बाहों में थी, वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे छोड़ रहे हैं डिस्ट्रॉयर, या फिर मैं आपको छोड़ दूँ? प्रलय जल्दी से बोला, फिलहाल तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बाद में तुम मुझे बेशक से छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैं कोई और ढूंढ लूँगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? आप किसी और को ढूंढ लेंगे? अगर आप किसी और को ढूंढ लेंगे मतलब मेरी बहू रानी की नहीं सासू माँ? पता नहीं वो कैसी होगी। अगर उसने मेरी बहू रानी पर जुल्म किया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उसने बेचारा सा मुँह बनाया और प्रलय ये देखकर हैरान था कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रलय की ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, बल्कि इस बात का दुख हो रहा है कि उसकी बहू रानी की सास नहीं आ जाएगी जो उस पर जुल्म करेगी। प्रलय ने अपना माथा पीट लिया और जैसे ही उसने अपना माथा पीटा, सृष्टि जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसे दरवाज़ा खोलते हुए देख प्रलय के होश उड़ गए। वो जल्दी से दरवाजे पर आया ताकि उसे अंदर ले जा सके, लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ गई जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। और तभी उसे बाहर से एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। ओबीसियस सी बात थी, वो गाड़ी राणा फैमिली में से ही कोई स्टार्ट कर रहा होगा और प्रांस के अलावा ये कोई और हो ही नहीं सकता था। मतलब प्रांस पंखुड़ी को लेकर वहाँ से जा चुका था। जैसे ही सृष्टि ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से बोली, मेरी पंखू मुझसे दूर जा रही है, मुझे मेरी पंखू के पास जाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन इस बार प्रलय ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। वो खुद को प्रलय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रलय गुस्से से गरजते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। वैसे तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे अलग हों, लेकिन अब घर जाते ही मैं प्रांस और पंखुड़ी को राणा मेंशन से अलग कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने पिचका सा मुंह बनाया और जोर से उसके सीने पर हाथ मारकर उसे धक्का देते हुए बोली, आप ऐसा करके तो दिखाइए, अगर मैंने आपको राणा मेंशन से अलग नहीं कर दिया तो? आप बहुत बुरे हैं, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यह बोलकर वो झट से अंदर की तरफ भाग गई। प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। कहाँ उसके रूम में दिलवर दिलवर सॉन्ग चल रहा था और अब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए में बदल चुका था।
वहीं दूसरी तरफ प्रांस फ्रंट मिरर के पीछे बैठी हुई पंखुड़ी की तरफ देख रहा था, जिसके होठों पर टेप लगी हुई थी और उसके हाथ उसने इस तरह से सामने किए हुए थे जैसे प्रांस ने उन्हें बांधा हो। लेकिन प्रांस ने सिर्फ उसके हाथों को बांधने की एक्टिंग की थी। वो जानता था कि पंखुड़ी नशे में है, और वो नशे में तो क्या, होश में भी अपना दिमाग नहीं चलाती, तो नशे में तो चलाएगी ही क्या। इसलिए उसने पंखुड़ी के हाथों को बांधने की एक्टिंग की, तो पंखुड़ी अब अपने हाथों को हिला भी नहीं रही थी, जैसे सच में उसके हाथ बंधे हुए हो, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके होठों पर टेप लगी हुई थी, और वो भी पूरी तरह से इमेजिनरी टेप, क्योंकि जिस तरह से प्रांस ने रस्सी बांधने की एक्टिंग की थी वैसे ही उसके होठों पर टेप बांधने की भी एक्टिंग की थी। पंखुड़ी चुपचाप प्रांस की तरफ देख रही थी और अब यूं ही सीट पर वापस लेट गई। प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगर वो ये एक्टिंग नहीं करता तो अब तक पंखुड़ी अपनी सासू माँ का रोना रो रही होती। वो बस यही जिद करती कि उसे उसकी सासू माँ के पास जाना है, और अब प्रांस ये सब नहीं सुनने वाला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को लेकर कहाँ जाए, इसलिए वो चुपचाप उसे लेकर वापस राणा मेंशन में आ गया। ऐसा नहीं था कि राणा फैमिली का कोई और फार्म हाउस नहीं था, लेकिन वो शहर से काफ़ी दूर था और कल सुबह उन दोनों को टाइम से राणा मेंशन वापस पहुंचना था, क्योंकि शादी का मुहूर्त शाम को था। लेकिन उससे पहले छोटी मोटी रस्में होने वाली थी। तकरीबन 15-20 मिनट में प्रांस पंखुड़ी को लेकर राणा मेंशन वापस पहुंचा। अभी तक पार्टी चल रही थी, सब लोग पार्टी में ही मौजूद थे, लेकिन प्रांस किसी भी हालत में पंखुड़ी को पार्टी में नहीं लेकर जा सकता था, और वैसे भी पंखुड़ी सो चुकी थी। तो उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर की तरफ चला गया। उसने पंखुड़ी को बेड पर लिटाया और फिर उसे देखते हुए बोला, काश जितनी ऑब्सेसिव तुम अपनी सासू माँ के लिए हो उतनी ऑब्सेसिव तुम मेरे लिए भी होती तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी सासू माँ के सामने और कुछ दिखाई ही नहीं देता। सीरियसली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर रहकर हम दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। सो एक बार ये शादी का ड्रामा ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर कम से कम 6 महीने के लिए कहीं जाने वाला हूँ। आई डोंट नो कहाँ, लेकिन यहाँ तो मैं नहीं रहने वाला। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद प्रांस रूम से बाहर निकला और नीचे की तरफ आ गया, जहाँ पर पार्टी अभी भी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। वहीं अभी कुछ वक्त पहले गेस्ट रूम में जैसे ही पंक्ति बेहद गहरी आवाज़ में बोली, आई लव यू आश्रय जी, बेशक से कुछ भी हुआ हो, हम दोनों की शादी कैसे भी हो रही हो, लेकिन मैटर तो ये करता है ना कि हम दोनों की शादी हो रही है। आप मेरे हैं और मैं सिर्फ आपकी। ये बोलते हुए वो आश्रय के बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी, और उसकी बात सुनकर आश्रय एकदम से रुक गया था। वो अपनी गहरी नज़रों से वापस पंक्ति की तरफ देखने लगा। अब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि नशे की हालत में वो एक बार फिर से पंक्ति के साथ बहक गया, और अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से पिछली बार भी पंक्ति ने यूं ही उसे नशे में अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था, और आज एक बार फिर से पंक्ति उसके साथ वही सब रिपीट कर रही थी। उसने गुस्से से पंक्ति की तरफ देखा और बोला, आई हेट यू, तुम्हारी ये हरकतें देखकर अब तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो रही है। तुम्हें लगता है कि एक बार फिर से तुम मेरे साथ वही सब रिपीट करोगी, तो तुम गलत हो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम रहो नशे में, लेकिन मुझे नशे में ना कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम में। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया और फिर पंक्ति पर अपनी गहरी नज़रें डालकर वहाँ से चला गया। पंक्ति के लबों से अभी भी सिर्फ आश्रय का नाम गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस की आंखें रीवा को ढूंढ रही थी। रीवा जो अब तक गुस्से में थी क्योंकि उसे प्रांस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो पिछले 1 घंटे से प्रांस को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रांस उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। हार कर अब उसने गार्ड से प्रांस के बारे में पूछा, तो गार्ड ने उसे बताया कि प्रांस तो पंखुड़ी के साथ वहाँ से निकल चुका है और अब रीवा भी वहाँ से जाने वाली थी। लेकिन जब उसने प्रांस को वापस पार्टी में एंटर होते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका पार्टी से जाने का प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो चुका था। वो पंक्ति को ढूंढ रही थी ताकि पंक्ति पंखुड़ी को ढूंढ सके और फिर वो अपना प्लान पूरा कर सके। उसे पंखुड़ी के सामने ऐसा सीन लाना था जिसमें वो और प्रांस एक दूसरे के बेहद करीब हो और पंखुड़ी उन दोनों को देखकर उन्हें गलत समझ ले और फिर प्रांस को छोड़कर चली जाए।
वहीं प्रांस भी अपनी गहरी नज़रों से रीवा को ही ढूंढ रहा था। बेशक से वो पंखुड़ी की डांस परफॉर्मेंस और उन सब चीज़ों में उलझ गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो रीवा की हरकत को भूल गया था। रीवा जिस तरह से बैक स्टेज उसके करीब आई और उससे बातें कर रही थी, जब पंखुड़ी उन दोनों को देख रही थी तो उसे रीवा पर शक हो गया था। वो यही सोच रहा था कि ज़रूर रीवा के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये फ़िलहाल उसे कन्फर्म नहीं था। उसने जैसे ही रीवा को देखा वो उसके करीब आया और अगले ही पल उसने रीवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। रीवा एकदम शॉक्ड रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रांस की तरफ देख रही थी। वहीं प्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। पार्टी में अब तक मोस्ट लोग नशे में जा चुके थे, इसलिए किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। प्रांस रीवा को लेकर बैक स्टेज की तरफ आया और अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का देते हुए दीवार पर लगा दिया। रीवा की सांसें हलक में अटक गई थी, क्योंकि प्रांस का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो रीवा की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? हमें कौन सा कोई देख रहा है? और अगर कोई देख भी ले तो क्या ही प्रॉब्लम होगी? ना तुम किसी से डरती हो और ना ही मुझे किसी से डर लगता है। ना तुम्हें कोई रोक सकता है और ना ही मुझे रोकने की किसी की औकात। तो फिर यूँ डरने की क्या बात है? उसकी बात सुनकर रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, डू यू रियली वांट दिस? आई मीन, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस मुस्कुराया और बोला, क्या तुम ये नहीं चाहती? आई मीन, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? अभी 2 घंटे पहले ही हम दोनों इसी जगह पर थे, लेकिन तब पंखुड़ी की वजह से मुझे अचानक से यहाँ से जाना पड़ा। पर अब एक बार फिर से मैं और तुम दोनों इसी जगह पर हैं। सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है। अब करो जो तुम करना चाहती हो। रीवा उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम नशे में हो। प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं नशे में हूँ तो फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ना। क्या हुआ, अब करो ना वो जो तुम करना चाहती हो। इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बेसब्री तुम्हें मेरे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है क्या? रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, अगर तुम कहते हो तो ज़रूर। ये बोलकर वो उसके गर्दन के करीब बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने प्रांस की गर्दन पर अपने होठ रखे, प्रांस ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर कस दिया और ज़ोर से उसे दबाने लगा। अपनी गर्दन पर उसके हाथ की पकड़ महसूस कर रीवा की जान हलक में अटक चुकी थी। उसके होठ खुद ब खुद प्रांस की गर्दन पर से हट चुके थे। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और नसें बाहर की तरफ आने लगी थी। प्रांस ने उसकी गर्दन को सच में बहुत ज़्यादा कसकर दबाया हुआ था। उसने वापस उसे पीछे दीवार पर लगाया और बोला, मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारी ये घटिया हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। कितनी बेवकूफ़ हो ना तुम, जो ये जानते हुए भी कि मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी जान लेने में भी, तुम फिर भी मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हरकतें समझ में नहीं आती? तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही थी। शायद तुमने ही पंखुड़ी को वहाँ पर बुलाया था। कैसे, ये फ़िलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगाने पर आया तो पता भी लगवा लूँगा। पर तुम्हें क्या लगता है कि अगर पंखुड़ी तुम्हें और मुझे एक दूसरे के साथ देख लेती तो वो इन सब बातों पर यकीन कर लेती, मुझे छोड़कर चली जाती? बिल्कुल भी नहीं। यू नो वाट, तुम में और पंखुड़ी में फ़र्क क्या है? तुम एकदम काले दिल की हो और मेरी पंखुड़ी का दिल बेहद मासूम है। तुम अपना दिमाग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चलाती हो और वो जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं चलाती। उसकी मासूमियत उसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसे ये खेल खेलने नहीं आते, और अगर किसी के दिमाग में वहम है कि वो उसे अपना खिलौना बनाएगा तो ऐसा तो प्रांस राणा नहीं होने देगा। उसकी बात सुनते हुए रीवा बुरी तरह से तड़प रही थी। अभी तक प्रांस ने उसकी गर्दन पर से अपना हाथ नहीं हटाया था। उसकी आंखें लगभग से बाहर होने को हो गई थी। प्रांस तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूँ। कह दूंगा कि मुझे नहीं पता रीवा जिंदल को किसने मारा, और कोई प्रूफ भी नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा मर्डर मैंने किया, क्योंकि प्रांस राणा अगर लोगों के खेल समझ सकता है तो खेल भी बहुत अच्छी तरह से सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई खेल खेलने का मन नहीं है। तुम्हारे भाई के साथ मेरी बहन की शादी हो रही है। खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसे कोई हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि अगली बार मैं चुप नहीं रहूँगा। तनिष्क को तुम्हारी ये सारी वाहियात हरकतें बताऊँगा।
आई नो वेरी वेल कि उसे भी तुम धोखा ही दे रही हो, इसलिए अब तक मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर एक बार उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया ना तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तुम तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद काफ़ी होगा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। ये बोलकर उसने एक झटके से रीवा की गर्दन को छोड़ दिया। रीवा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे यूं देखते हुए प्रांस एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, ये मेरी आखिरी वार्निंग थी एंड दिस टाइम आई रियली मीन इट। और फिर भी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो तुम्हारी और तुम्हारे इन षड्यंत्रों की धज्जियां मैं बहुत अच्छी तरह से उड़ाऊंगा। ये बोलकर प्रांस तुरंत वहाँ से चला गया और रीवा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो अभी तक अपनी सांसों को नॉर्मल नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सांसें नॉर्मल हुई उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं बल्कि डेविल स्माइल तैर रही थी और देखते ही देखते वो शैतानों की तरह हंसने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई हसरत पूरी हो गई हो, कोई ऐसी हसरत जिसका ख्वाब उसने काफ़ी वक्त से देख रखा हो। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।